खबरों की खबर में आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक अजीबोगरीब परिवर्तन आया है। खबर यह आ रही है कि अभिषेक बनर्जी मुख्यमंत्री के तौर पे काम करेंगे। वो एक डी फैक्टो चीफ मिनिस्टर होंगे। सारा काम धाम बंगाल का अभिषेक बनर्जी के जिम्मे होगा और ममता बनर्जी वो नेशनल पॉलिटिक्स करेगी और 2024 में प्रधानमंत्री मोदी को चुनौती देने के लिए एक प्राइम मिनिस्टर फेस बनकर विपक्ष का वो सामने आएंगी देश के। और मैं आपको बता दूं, अभिषेक बनर्जी की ताजपोशी की पूरी तैयारी भी हो चुकी है। पार्टी का पूरा कमान तो दे ही दिया गया है और अब वो एक डी फैक्टो चीफ मिनिस्टर की तरह वहां ऑपरेट करेंगे। मतलब ममता नेशनल और अभिषेक बनर्जी बंगाल के दायित्व को संभालेंगे। लेकिन ममता बनर्जी किस लंगड़े घोड़े के ऊपर सवार होकर राष्ट्रीय राजनीति में कदम रखने वाली है, उसकी भी कुछ मैं डिटेल आपको दूंगा कि कैसे ममता बनर्जी का ये पूरा पैंतरा औंधे मुंह गिरने वाला है। उसकी भी मैं खबर आपको दूंगा, कुछ जानकारियां मैं शेयर करूंगा। लेकिन एक जो ममता बनर्जी की वो जो घृणित राजनीति है कि विपक्ष के ऊपर हमला करना, विपक्ष के ऊपर अनर्गल आरोप लगाना और विपक्ष के ऊपर दमनकारी नीतियों के तहत काम करना, वो बदस्तूर जारी है। खबर यह आ रही है कि नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी, उनके करीबियों, उनके रिश्तेदारों, उनके ऊपर खुद केसेस लादे जा रहे हैं। उनके करीबियों को गिरफ्तार किया जा रहा है और तो और गवर्नर इस सरकार को सही सही बातें बताते हैं तो उनकी एक जो कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा बोलने वाली, बहुत ज्यादा झूठ बोलने वाली, बहुत ज्यादा आरोप लगाने वाली महुआ मोइत्रा ने एक अजीबोगरीब अटैक किया गवर्नर के ऊपर और यह कह दिया कि राजभवन के अंदर गवर्नर साहब, धनखड़ साहब, वो अपने रिश्तेदारों को नौकरियां दे रहे हैं। क्या है उसकी सच्चाई, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन पहली खबर जो बंगाल की राजनीति में एक बड़ा परिवर्तन लेकर के आ सकता है, बंगाल की राजनीति में बिल्कुल अमूलचूल परिवर्तन लेकर के आ सकता है, वो खबर है अभिषेक बनर्जी एक तरीके से ममता बनर्जी के वारिस वो डिक्लेयर कर दिए गए हैं। पार्टी की कमान उनके हाथ में दे दी गई। हालांकि वो तो वैसे भी पावरफुल थे, लेकिन अब बकायदा उनको वो दायित्व दे दिया गया है। और जो अंदर खाने की खबर आ रही है कि जैसे ये सारी चीजें हुई कि अभिषेक बनर्जी ही मुख्यमंत्री एक डी फैक्टो, हालांकि वो पद पे नहीं रहेंगे, लेकिन ऑपरेशन जो उनका होगा, काम करने का जो तरीका होगा, वो चीफ मिनिस्टर के जैसा ही होगा। और इसलिए जैसे ही ममता बनर्जी ने उन्हें पार्टी की कमान सौंपी, वैसे ही कई सारे टीएमसी के लीडर का तांता लग गया। उनको समझ में आ गया कि ममता बनर्जी के बाद टीएमसी को कोई आगे लेकर के जाएगा, जो सबसे बड़ा नेता होगा वो वही अभिषेक बनर्जी होंगे। हालांकि अभिषेक बनर्जी के दामन के ऊपर बहुत सारे दाग हैं, कई सारे केसेस अभी भी फंसे हुए हैं। लेकिन जो पार्टी सिंगूर और नंदीग्राम के आंदोलन से पैदा हुई है, वो फिर उसी ढर्रे पे चली गई है जैसे देश की बहुत सारी पारिवारिक पार्टियां हैं। ममता बनर्जी ने यह साबित कर दिया कि वो चाहे मुलायम सिंह यादव हो, लालू यादव हो, शिवसेना हो, अकाली दल हो, ये जो पारिवारिक पार्टियां हैं वो टीएमसी बन के रह गई है। और ऐसी पार्टियों का ना कोई विचारधारा, ना कोई संगठन, जो परिवार में तय होता है वही माना जाता है। तो बंगाल की राजनीति का ये एक अलग सा चेहरा वो अब सामने आ रहा है। बंगाल में अब तक ये बीमारी नहीं पहुंची थी, चाहे वो वामपंथियों का जो राज हो या फिर कांग्रेस पार्टी का राज हो। वहां पे बंगाल के अंदर कोई परिवार वहां के पॉलिटिक्स के ऊपर कंट्रोल नहीं करता था। अब देखना है कि बहुत सारे इंटेलेक्चुअल, बंगाली इंटेलेक्चुअल घूम घूम के डेमोक्रेसी और डफली बजाते रहते हैं। ये जो भद्र लोग हैं वो कैसे इस पारिवारिक पार्टी के, इसको कह सकते हैं कि छत्र छाया में खुली सांसें ले सकता है, क्योंकि वो तो खुली सांस लेने के लिए किसी को मौका देती नहीं है। लेकिन खैर ये बात तो कभी और डिस्कस होगा कि पारिवारिक पार्टी से क्या नफा या नुकसान बंगाल को होने वाला है। लेकिन ममता बनर्जी ये क्या कर रही हैं? ममता बनर्जी वो 2024 में प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रही है। और किसके कंधे पे? राकेश टिकैत।
ये राकेश टिकैत जो पिछली बार जब चुनाव लड़ा था जमानत जब्त हो गया था, जिस वजह से वो नंदीग्राम प्रचार के लिए गया, नंदीग्राम की सीट हार गई ममता बनर्जी, उनसे 9 तारीख को मीटिंग है। मीटिंग किस बात के लिए है? मीटिंग इस बात के लिए कि किसान आंदोलन जो चल रहा है, जो फेल्ड, डिस्क्रेडिटेड, जहां लोगों का कोई समर्थन नहीं है, जो घसीट घसीट के रेंग रहा है जो आंदोलन, उसका उन्हें लीडर बनाने की कोशिश की जा रही है। और इसका एक पेच आप ये समझ लीजिए कि ये क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि ये जो संयुक्त किसान मोर्चा है उसी में ही 2 फाड़ हो चुका है। एक चडूनी का गैंग अलग है, वहां पे कम्युनिस्टों का जो किसान संगठन है वो अलग बातें कर रहा है, और राकेश टिकैत ये तो केजरीवाल बनना चाहते हैं, उनको यूपी का चीफ मिनिस्टर बनना है। दिक्कत ये है, और वो अलग थलग पड़ गए हैं। तो उधर तो वामपंथी हैं, लेकिन ये जो राकेश टिकैत का जो गैंग है वो ममता बनर्जी के साथ अलग मीटिंग कर रहा है, नेशनल लेवल की प्लानिंग कर रहा है। लेकिन ममता बनर्जी का हश्र, ये जो नेशनल एम्बिशन, वो ठीक वैसा ही होगा जब पिछली बार ममता बनर्जी अन्ना हजारे के कंधे पे बैठ के प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रही थी। 2014 में रामलीला मैदान में ममता बनर्जी ने रैली की थी अन्ना के साथ, 2000 आदमी तक नहीं पहुंचे थे। तो ये जो ममता बनर्जी का जो ख्वाब है कि आप वहां से उठ करके नेशनल स्टेज को आप हासिल कर लेंगी और ऐसे ऐसे लंगड़े घोड़े के ऊपर बैठ के, तो ये तो सक्सेसफुल नहीं होने वाला है। आप इस चीज को नोट करके रख लें कि अगर ममता बनर्जी इन थके फुके हुए कारतूसों के ऊपर अपना दांव लगाएगी तो वो तो नेशनल पॉलिटिक्स से जाएगी ही जाएगी, और तो और बंगाल में भी इनकी स्थिति और भी खराब हो जाएगी। और इसलिए ममता बनर्जी अभी भी उस तरह की राजनीति में बिल्कुल मग्न है कि किस तरीके से अपने विपक्षियों को, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं को जलील किया जाए, उनको परेशान किया जाए। खबर ये आ रही है कि शुभेंदु अधिकारी, उनके पिता, उनके परिवार वाले, उनके खुद के ऊपर, उनके दोस्तों के ऊपर केसेस लादे जा रहे हैं, अलग अलग केसेस। एक केस तो बड़ा अनूठा सा है, बताया जा रहा है कि वो दीघा के अंदर कोई तटबंध निर्माण में कोई घोटाला हुआ, शिशिर अधिकारी उसके चीफ हुआ करते थे। लेकिन कब हुआ करते थे ये घोटाला? कब हुआ? कब पैसे का दुरुपयोग हुआ? टीएमसी में जब ये लोग थे उस वक्त हुआ। मतलब ये ममता बनर्जी को उस समय नजर नहीं आ रहा था कि दीघा के अंदर तट निर्माण में पैसों का दुरुपयोग हो रहा है, वहां पे घोटाला चल रहा है। अजीबोगरीब स्थिति है कि आप खुद ये बता रही हैं इस तरह के केसेस करके कि जो पिछली सरकार जो हमारी थी वो भ्रष्ट थी, हमने जो काम किए, हमारे लोग जो काम कर रहे थे, हमारे एमपी, हमारे एमएलए, वो सब पैसे का दुरुपयोग कर रहे थे। लेकिन ममता बनर्जी तो ममता बनर्जी है। ये सवाल कोई मीडिया वाला नहीं पूछेगा कि अगर ममता बनर्जी उनको जेल में डालने के लिए इस तरह के हथकंडे को अपना रही है तो वो क्या अपने आप में साबित करता है? ये तो यही साबित करता है कि ममता बनर्जी की जो सरकार है वो वही टोलाबाजी, भ्रष्टाचार, कटमनी, ये सारी चीजों के ऊपर हो रहा है। लेकिन अब स्थिति बदल गई है, चूंकि अब ये लोग टीएमसी के अंदर नहीं है, इसलिए विच हंटिंग की जा रही है। खैर, ममता बनर्जी का राजनीति का ये स्टाइल है। बंगाल के लोग कब तक इसको बर्दाश्त करते हैं? अभी तो 5 साल तक बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। प्रचंड बहुमत के साथ ममता बनर्जी आई हैं, और जितना ज्यादा बहुमत मिला है उतना ही ज्यादा क्रूर शासन, खूनी खेल बंगाल के अंदर में हो रहा है। देश भी देख रहा है, लेकिन देश ये भी देख रहा है कि हर 2 दिन के बाद गवर्नर के ऊपर झूठे आरोप लगा दिए जाते हैं। ये महुआ मोइत्रा ये बड़बोली नेता है, कुछ से कुछ बोल देती है, झूठ सच पता नहीं, और कोई उनको सवाल करता है तो उनके ऊपर केस कर देती है कि भाई हमारे ऊपर जो है वो अवमानना और पता नहीं क्या क्या। तो इस बार वो फंस गई। उन्होंने ट्वीट कर दिया कि धनखड़ साहब जो है वो, ये जो राजभवन है वो भ्रष्टाचार का अड्डा हो गया है, उन्होंने जितने लोगों को अपॉइंट किया है वो सब परिवार वाले हैं। तो आज इसका जवाब बाकायदा धनखड़ साहब ने 2 ट्वीट से कहा। एक ट्वीट में उन्होंने लिखा कि असर्शन महुआ मोइत्रा इन ट्वीट एंड मीडिया दैट 6 co-terminus appointee OSDs in personal staff are relative is factually wrong. OSDs are from 3 states and belong to different caste. None of them is part of close family. 4 of them are not from my caste or state. लेकिन फेक न्यूज फैलाने में तो माहिर है ये लोग।
आपने आरोप लगा दिया कि भाई सब परिवार वालों को रख रहा है। आप ये बता रहे हैं कि भाई तो जितने सारे लोग हैं वो अलग अलग राज्यों से, अलग अलग जाति के हैं, और 4 तो उनके ना स्टेट के हैं ना उनकी जाति के हैं। तो ये आरोप का क्या मतलब है? ये आरोप का मतलब क्या है? फिर महुआ मोइत्रा को इस चीज के लिए माफी मांगनी चाहिए, टीएमसी को माफी मांगनी चाहिए, और उन तमाम पत्रकार जो 2 दिन से इसे फैला रहे थे कि धनखड़ जो हैं वो राजभवन की गरिमा को खराब कर रहे हैं, इस तरह से अपॉइंटमेंट नहीं किया जाता, परिवारवाद चल रहा है बीजेपी के अंदर में। बहुत सारे ये लुटेन मीडिया इसे बकायदा फैला रहे थे, लेकिन अब ये जवाब आया है, फिर ये घुस गए हैं फेक न्यूज के साथ। यही बहुत बड़ी दिक्कत है कि आप झूठ बोल दो, वो जंगल की आग की तरफ फैल जाएगा, लेकिन जब सच्चाई सामने आती है तो वो लोगों तक नहीं पहुंचती है, और वो सिर्फ 10% लोग ही जान पाते हैं कि इसकी हकीकत क्या है। तो 90% लोग जो फेक न्यूज को पढ़ते हैं या समझते हैं, वो उनके दिमाग में वही फेक न्यूज बैठा रह जाता है। और यही टेक्निक विपक्ष इस देश में अपना रहा है कि झूठ फैला दो। देखिए किस तरह से टीका को लेकर के सारे लोग गांव गांव में लोग लगा नहीं रहे। वो क्यों नहीं लगा रहे हैं? वो इसलिए नहीं लगा रहे हैं कि इस देश में बयान बहादुर नेताओं की कमी नहीं है, चाहे वो शशि थरूर हो, चाहे वो अखिलेश यादव हो, जिन्होंने कह दिया कि भाई ये जो है वो ठीक नहीं है, उससे लोगों की मौत हो रही है। इस तरह के मीडिया वाले वो कह रहे हैं कि भाई नपुंसक हो जाओगे, मुस्लिम बस्तियों में उसको कोई लगा नहीं रहा। तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन खैर बंगाल के अंदर बड़ा परिवर्तन हो रहा है। बहुत सारे लोगों के घुटन टीएमसी के अंदर बढ़ने वाली है, क्योंकि अभिषेक बनर्जी का जो काम करने का तरीका है, जो स्टाइल है, जो अंदाज है, जो कोटरी जो अभिषेक बनर्जी के इर्द गिर्द पूरी तरीके से कंट्रोल करती है अभिषेक बनर्जी के डिसीजन के ऊपर, उससे टीएमसी के अंदर एक नया बवाल शुरू होगा। हमारी नजर बंगाल की राजनीति पे बनी हुई है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।